नाज़रीन आदाब, मैं इस वक्त बात करूंगा इजराइल और फ़िलिस्तीन के हवाले से और ख़ास तौर से ईरान के हवाले से। हमारे जो एक्सपर्ट हैं मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब ने इस पूरे जंग का जायज़ा लिया कि जंग के क्या हालात रहे हैं, किस तरह से सीज़ फायर हुआ और अब ये जो इजराइल है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हमला करेगा, जो हमारे माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट हैं मेजर जनरल जावेद इकबाल, उन्होंने इस पर बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि अब अमेरिका हो या इजराइल वो हिम्मत नहीं करेगा कि ईरान पर हमला करे। ईरान इस वक्त नए दौर में दाखिल हो गया है और एक मजबूत रियासत के तौर पर उभर कर सामने आए। बहरहाल क्या कहा मेजर जनरल साहब ने, आप खुद मुलाहिजा करें। जावेद इकबाल साहब, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये कहा कि अगले हफ्ते सीज फायर हो जाएगा, एक तरीके से सीज फायर का ऐलान उन्होंने कर दिया है। जिस तरह से ईरान में वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, नोबेल प्राइज की बात भी आती है या जो भी आप कह लीजिए, लेकिन ये जो ऐलान सीज फायर का उनकी तरफ से किया गया है कि अगले हफ्ते, तो ये अगले हफ्ते क्यों, इतनी ताखिर क्यों, जबकि उन्हें पता है कि हर रोज वहां लोग मारे जा रहे हैं। ये देर क्यों की जा रही है? क्या इसकी दो वजह, या तो इस दौरान नेतन्याहू को हटा दिया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू पे जो भी मुकदमे खत्म किए जाएं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, लेकिन जो मकामी अदालत है इजराइल की, उसने मुकदमा हटाना तो दूर, जो इनको राहत के लिए ये गए थे कि हमें फिलहाल जो है समाज से छूट दी जाए, छूट तक अदालत देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इन पे बदउनवानी, भ्रष्टाचार और गैर कानूनी काम करने का इन पे इल्जाम है। तो अब ये जो ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि सीज फायर अगले हफ्ते हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई सीज फायर हो जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा? और ऐसा दुनिया मानती है कि अगर अमेरिका चाहे तो एक दिन भी इजराइल नहीं लड़ सकता। जी जी मुमताज भाई, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद आपको और आपके सभी सुनने वालों को। देखिए, मैं अपने बात की शुरुआत करता हूं ईरान और इजराइल के सीज फायर से। ये बात सभी जानते हैं कि सीज फायर की रिक्वेस्ट इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, जिसके बाद ट्रंप ने कतर के थ्रू मीडिएशन, कतर ने इसने करवाया था और उसके बाद ईरान के साथ डील हुई थी जिसमें ये सीज फायर हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि उस सीज फायर की डील का एक पहलू ये भी था कि गजा के अंदर भी सीज फायर किया जाएगा, और ये जो डिले हो रहा है गजा के सीज फायर के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि तय की जा रही हैं, और उन कंडीशंस के तय करने में शायद ये टाइम लग रहा है। इजराइल की ये कोशिश है कि हमास वहां से पूरी तरह से गजा को छोड़ के चली जाए, जबकि हमास का ये कहना है कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल तो किसी न्यूट्रल ऐसी अरब गवर्नमेंट को या एक फलस्तीनियन ग्रुप्स को, जिनमें दूसरे ग्रुप भी शामिल हो, वो देने के लिए रजामंद थी, जैसे पहले डिस्कशंस में हमने देखा था। लेकिन वो अपना मिलिट्री कंट्रोल, क्योंकि हमास अब एक तरह से फिलिस्तीन की आर्मी के तौर पे उभर के आई है, तो वो अपना मिलिट्री कंट्रोल वहां पे कायम रखना चाहते हैं। अगर आप देखें, जब इजराइल ने जंग शुरू की थी, नेतन्याहू ने, जब वो 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ था उनके ऊपर, तो वो एक इजराइल की पॉलिटिकल, मिलिट्री और इंटेलिजेंस तीनों के लिए एक बहुत बड़ा शदीद झटका था। और इजरायली पब्लिक ने भी और इन्होंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि वो इस तरीके से इजराइल के ऊपर अटैक कर पाएंगे। और जब नेतन्याहू ने जंग शुरू की थी गजा के ऊपर, उन्होंने अपने 3 ऑब्जेक्टिव सामने रखे थे। पहला ऑब्जेक्टिव था एलिमिनेशन ऑफ हमास, दूसरा ऑब्जेक्टिव था अपने कैप्टिव्स को छुड़ाना, और तीसरा ऑब्जेक्टिव था यह इंश्योर करना कि गजा कभी भी इजरायलियों के लिए कोई खतरा ना बन सके। अगर आप देखें तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव वो हासिल नहीं कर पाए हैं।
हमास आज भी खड़ी हुई है, आज भी उनका मुकाबला कर रही है। अपने कैप्टिव्स वो नहीं छुड़ा पाए हैं, और जो भी कैप्टिव्स उनके आए हैं वो निगोशिएशन के बदले में आए हैं, बाई मिलिट्री फोर्स वो उनको नहीं ला पाए हैं। और तीसरा कि गाजा उनके लिए कभी खतरा न बन सके, उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए हैं। तो जब आप कामयाब नहीं हुए 22 महीने की अपनी पूरी कोशिश करने के बाद, और जब आपने ये सोचा कि हम ईरान के ऊपर हमला करके कुछ ऐसा अपनी पब्लिक को सेल कर सकते हैं कि हमने जो ये जितने भी रेसिस्टेंस ग्रुप थे, इनको जो सपोर्ट करने वाली मदर थी, हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। जब वो ये करने चले तो वहां पे उन्हें एक और बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, और उस सरप्राइज में पहला सरप्राइज हमास ने दिया था, दूसरा बड़ा सरप्राइज ईरान ने दिया है। जैसे मैं पहले भी आपसे अर्ज कर रहा था कि अभी तक जो इजरायली पब्लिक थी, उन्हें ये भरोसा था कि उनकी मिलिट्री, उनका डिफेंसिव सिस्टम, और जो उन्होंने अपने शेल्टर्स बना रखे हैं अपने घरों के नीचे, लेकिन जिस तरह से ईरान ने उनके ऊपर हमला किया, उससे पहली बार उन्हें यह अंदाजा हुआ कि वो अपने घरों के अंदर भी सेफ नहीं है। तो ये उनके लिए और उनकी गवर्नमेंट के लिए खुद एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, और इसीलिए देन नेतन्याहू ने रिक्वेस्ट की थी ट्रंप से, और जिसके बदले में ये सीज फायर हुआ था। मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद आने वाले टाइम में ये सीज फायर हो जाएगा, लेकिन इसकी कंडीशंस क्या होंगी उसके बारे में अभी हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी फॉर्म में हमास जो है वो गाजा के अंदर कायम रहेगी, वो उसे छोड़ के नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। पॉलिटिकली मैं नहीं समझता कि क्या उनके फैसले होंगे, लेकिन मिलिट्रीली इस तरह का फैसला मुझे लगता है। और मुझे एक और चीज लगती है कि अब जो पीरियड जो हम देख रहे हैं, हालांकि बहुत सारी थ्रेटनिंग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, लेकिन वो थ्रेटनिंग लैंग्वेजेस बेसिकली उनकी अपनी पब्लिक के कंजम्पशन के लिए है, जहां पे वो उनके सामने एक विक्ट्री की इमेज प्रेजेंट करना चाहते हैं कि साहब हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। अगर इतनी ही हिम्मत थी तो ये जब जंग चल रही थी इसमें क्यों नहीं कर दिया आपने वो सब, जबकि पहला सरप्राइज आपके पास था। ईरान पहले उसमें झटके में सरप्राइज हुआ था, क्योंकि वो आप पे यकीन करके निगोशिएशन कर रहे थे आपके साथ न्यूक्लियर डील के ऊपर, इसीलिए दे हैड लोवर्ड देयर गार्ड। लेकिन अब वो संभल रहे हैं, और अब वो किसी भी तरह से मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसे डिसेप्शन में वो आसानी से आएंगे। तो मेरी नजर में मुझे ये लगता है कि ईरान और इजराइल के बीच भी सीज फायर रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में गाजा के अंदर भी सीज फायर होने के चांसेस हैं, और ये सीज फायर हो जाएगा। अब ये सीज फायर होने के बाद देखिए, जैसे आपने बात कही कि जो नेतन्याहू है, अब ये जंग इतने दिनों से क्यों चल रही है, ये बेसिकली नेतन्याहू के लिए ये जंग चल रही है। अगर आप देखें, मैंने पहले भी बताया था कि देखिए नेतन्याहू जो इतने टाइम से इजरायली पॉलिटिक्स में है, उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था दैट ही वाज अ सिक्योरिटी मैन, कि इजराइल को उन्होंने मजबूत किया है, इजरायली अवाम की उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, और उनकी उस इमेज को, वो जो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। और वो अपनी उस 22 महीनों में, जैसे मैं अर्ज कर रहा था पिछली बार भी, वो कोई ऐसी चीज नहीं दिखा पाए इस जंग के दौरान अपनी आवाम को, जिसमें वो कह सके कि मुझे ये मिलिट्री जीत हासिल हुई है, कि दिस इज माई विक्ट्री, जिसे वो सेल कर सके। इजराइलीज वर यूज्ड टू ग्रेट मिलिट्री, कि भाई 6 दिन में 1967 में हमने सीरिया को, जॉर्डन को और इजिप्ट को हरा दिया था। वैसी तो कोई विक्ट्री नहीं है। इस छोटे से इलाके में 22 महीने बाद भी आप कुछ ऐसा अपनी जनता को नहीं दिखा पाए जिसे हम विक्ट्री कह सके। तो अब वो जो चीज मिलिट्रीली हासिल नहीं कर पाए, उसको पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली हासिल करना चाहते हैं, जिसे वो अपनी आवाम को सेल कर सके कि भाई दैट दिस इज माई विक्ट्री। तो ये जो डिले चल रहा, मेरे ख्याल से उस नेगोशिएशन को लेके चल रहा है कि गाजा का फ्यूचर क्या होगा, गाजा में कौन एडमिनिस्टर करेगा गाजा को,
किस तरह से वो चलेगा, मेरे ख्याल से उन फाइनल पॉइंट्स के ऊपर ये डिस्कशन चल रहा है। अब ये किस तरह से किन कंडीशंस में तय होता है, ये जब समझौता हो जाएगा उसके बाद पता लगेगा। और मुझे ये भी लगता है कि देखिए, अमेरिका के और ईरान के बीच भी नेगोशिएशंस होंगे, न्यूक्लियर डील पे ही नहीं और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर उनके बीच डिस्कशंस होंगे आने वाले टाइम में। तो मुझे अब ये लगता है कि जंग से जो पार्टीज है, खासतौर से इजराइल, वो बहुत पहले ही एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन नेतन्याहू की लिगेसी, पॉलिटिकल लिगेसी को बनाने के लिए ये जंग चल रही थी। अब इस जंग का बहुत लंबे अरसे तक चलना इजराइल के हक में नहीं है, ये उनके बहुत सारे कमेंटेटर्स बहुत पहले कह चुके थे इस बात को। अब ट्रंप का एक, मैं टाइम्स ऑफ इजराइल में पढ़ रहा था, उनकी एक हेडलाइन थी कि देखिए, ट्रंप ने इजराइल को तो बचा दिया, अब ट्रंप नेतन्याहू को बचाने में लगा हुआ है कि सीज फायर करवा के उसने ईरान से इजराइल को तो बचवा दिया। अब ट्रंप की कोशिश है कि वो ये चाहते हैं कि जिन केसेस के, जो केसेस नेतन्याहू के ऊपर चल रहे हैं, वो उनके ऊपर आगे ना बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, जो इजराइल का एक अपना सिस्टम है, उनके एक अपने इंस्टीट्यूशन है, उनका एक जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इसमें बड़ा यकीन रखते हैं कि हाउसएवर हाई यू मे बी, लॉ इज अबव यू, इवन प्राइम मिनिस्टर्स हैव बीन प्रोसिक्यूटेड। तो वो, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के कहने से वहां की जुडिशियरी अपने केसेस विड्रॉ कर लेगी। मुझे लगता है कि वो केसेस चलेंगे, उसका अंजाम क्या होता है ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो मुमताज भाई आपने बातें कही थी, जो सिचुएशन मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि जितनी भी थ्रेटनिंग लैंग्वेज जो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने इंटरनल पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। अभी ना इजराइल का और ना अमेरिका का, और ईरान तो लड़ना चाहता ही नहीं था, इनका फिलहाल अभी ऐसा इरादा मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई जंग शुरू होगी। और मुझे ये भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि गाजा के अंदर भी आने वाले वक्तों में सीज फायर हो जाएगा और लोग अभी अपनी तैयारियों में लग जाएंगे। दिस इज द टाइम फॉर डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल एक्शन। और जैसे ये जंग हुई है, जैसे इजराइल ने देखा, उन्होंने अपनी कमियां नोट की, कहां कहां उनके डिफेंस में प्रॉब्लम आई। जब ईरान ने उन पे हमले किए, ईरान ने अपनी प्रॉब्लम्स चेक की कि कहां कहां उनके एयर डिफेंस के अंदर उन्होंने प्रॉब्लम फेस की। तो ये दोनों एडवर्सरीज अपनी अपनी डिफेंसिव जो पोजीशन है, जो भी गैप्स उन्होंने नोट किए हैं, उन्हें वो इंप्रूव करने की और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी लेकिन ये पॉज है, पॉज रहेगा, डिप्लोमेसी इसमें कारगर रहेगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये जंग दोबारा शुरू होगी। अब वो ईरान के साथ होती है या किसी और के साथ होती है, क्योंकि इजराइल मिलिट्रीली एज ए स्टेट, जो उनकी अपनी थिंकिंग है, वो जिस तरह से इजराइल का जन्म हुआ है और जिस तरह से उन्होंने अपने बनने के बाद से जो पॉलिसीज परसू की हैं, वो मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर परसू की है। इजराइल तभी तक सरवाइव कर सकता है जब वो मिलिट्रीली अपने नेबरिंग कंट्रीज, जो उनके एडवर्सरीज हैं, उनसे 2 कदम आगे रहे, तभी इजराइल सरवाइव कर सकता। अगर कोई कंट्री मिलिट्री सुपीरियोरिटी इजराइल के ऊपर हासिल कर लेता है तो इजराइल का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इस 12 दिनों की जंग जो उन्होंने ईरान के साथ लड़ी है, उसमें उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि ईरान हैड एन अपर हैंड। ईरान की जो मिलिट्री है, इट हैड ए सुपीरियोरिटी। इसीलिए ये सारे सीज फायर, जंगबंदी के बाद इजराइल की पूरी तवानाई, पूरी ताकत अपनी मिलिट्री पावर को दोबारा से बनाने में लगेगी, अपनी इकोनॉमिक पावर को ठीक करने में लगेगी, और यही काम ईरान और हमास भी करेंगे। तो ये मेरा अपना फिलहाल के लिए असर। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट मेजर जनरल साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।